एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज काव्या अग्रवाल। तो हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी से हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और चैप्टर जिसका नाम है प्रोडक्शन। ठीक है, तो सिंपल चैप्टर है। आ जाओ, इसको स्टार्ट करते हैं और एक एक टॉपिक क्लियर करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कुछ इंट्रोडक्शन है, वो देख लेते हैं। तो अभी तक हमने जितने भी चैप्टर पढ़े, चाहे वो हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो, चाहे डिमांड हो, चाहे इलास्टिसिटी हो, वो सब हमने कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा, है ना, कंजम्पशन से रिलेटेड। लेकिन जो फर्म्स हैं जो प्रोडक्शन करेंगी, तो हमें यहाँ पे बात करनी है प्रोडक्शन की। ओके, सो लिखा है इन द प्रीवियस चैप्टर we have discussed the behavior of the consumers. In this chapter, as well as in the next, we shall examine the behavior of the producer. So, production is the process by which inputs are transformed into output. तो production क्या होता है? एक process है इसमें हम inputs, raw material को use करके हम final product बना रहे हैं, output generate कर रहे हैं। ठीक है, production is carried out by producers or firms. A firm acquires different inputs जैसे कि labor, machines, land, raw material, etc. It uses these inputs to produce output. तो ये सभी क्या है? लैंड, लेबर, रॉ मटेरियल, मशीन्स, ये सब क्या है? इनपुट्स हैं। इन इनपुट्स को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके फर्म्स क्या करती हैं? प्रोडक्शन करती हैं और आउटपुट जनरेट करती हैं। ठीक है, दिस आउटपुट कैन बी कंज्यूम्ड बाय कंज्यूमर्स और यूज्ड बाय अदर फर्म्स फॉर फर्दर प्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल, a tailor uses sewing machine, cloth, thread, and his own labor to produce shirts. A farmer uses his land, labor, tractor, seed, fertilizer, water, etc. to produce wheat. तो यहाँ पे इनपुट्स और आउटपुट के एग्जाम्पल बताए हैं इन्होंने। ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल हो गए। ओके, अच्छा, इसके बाद आगे देखते हैं। नेक्स्ट लिखा है इन ऑर्डर टू एक्वायर इनपुट्स अ फर्म हैज टू पे फॉर देम। है ना, अगर आपको इनपुट्स चाहिए, कि सपोज हम लोगों का एक ढाबा है, ठीक है, खाने की बात करेंगे यार जिसमें भी आएगी। सपोज हमारा एक ढाबा है, राइट। अभी ढाबा में सबसे फेमस होते हैं आलू के पराठे। अभी जो मेरा आलू होगा, आलू के पराठे बनाने में जो आलू लगेगा, जो घी लगेगा, जो मसाले लगेंगे, वो सब क्या है? इनपुट्स हैं। उन इनपुट्स को आप फ्री में तो अवेल नहीं करोगे, उसके बदले कुछ ना कुछ पे करोगे, है ना। सो वो क्या होता है? हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है। ठीक है, वंस आउटपुट हैज बीन प्रोड्यूस्ड, द फर्म सेल इट इन द मार्केट एंड अर्न्स रेवेन्यू। तो आप जो भी आउटपुट बनाओगे, मार्केट में बेचोगे, जो भी रेवेन्यू अर्न करोगे, जो भी पैसा अर्न करोगे, उसे हम बोलेंगे रेवेन्यू। ठीक है, रेवेन्यू में से कॉस्ट हटा दो अपना, आपके पास आएगा प्रॉफिट। ओके, वी अज्यूम दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म इज टू अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट इट कैन, राइट। अच्छा, अब प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? देखो, फंक्शन का मतलब होता है रिलेशनशिप। ठीक है, किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को हम बोलेंगे फंक्शन। सो प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ अ फर्म इज द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स यूज्ड एंड आउटपुट्स प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म। सो इनपुट्स और आउटपुट के बीच में जो रिलेशन है उसे हम बोलेंगे प्रोडक्शन फंक्शन। इनपुट समझ गए? जितने भी आलू है, मसाला है, ठीक है, आटा है, वो सब क्या है? इनपुट्स हैं। और आउटपुट क्या होगा? आलू के पराठे। ठीक है, तो इनके बीच का रिलेशन है प्रोडक्शन फंक्शन। ओके, फॉर वेरियस क्वांटिटीज ऑफ इनपुट्स यूज्ड इट गिव्स द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड। इसके बाद आप आ जाओ इस पे। हमारा ये जो इक्वेशन है, इसको हमें ध्यान देना है। तो लिखा है कंसीडर द फार्मर वी मेंशन्ड अबव। फॉर सिंप्लिसिटी वी अज्यूम दैट द फार्मर यूजेस ओनली टू इनपुट्स टू प्रोड्यूस व्हीट। तो हम लोगों ने सिर्फ दो ही इनपुट्स लिए हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए, एक तो लैंड, दूसरा लेबर। तो एक फार्मर है जो सिर्फ दो इनपुट्स को यूज कर रहा है, एक लैंड है, दूसरा लेबर है। ठीक है, अ प्रोडक्शन फंक्शन टेल्स अस द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ व्हीट ही कैन प्रोड्यूस फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ लैंड दैट ही यूजेस एंड अ गिवन नंबर ऑफ आवर्स ऑफ लेबर दैट ही परफॉर्म्स। तो बेसिकली एक प्रोडक्शन फंक्शन में बताता है कि आप मैक्सिमम कितना आउटपुट बना सकते हो, मैक्सिमम कितना वीट प्रोड्यूस कर सकते हो, कि आपके पास गिवन अमाउंट ऑफ लैंड है और गिवन अमाउंट ऑफ लेबर है। इन दोनों को यूज करके आप मैक्सिमम कितना वीट प्रोड्यूस कर रहे हो, वो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन हमें बताएगा। ठीक है, so suppose he uses 2 hours of labor per day and 1 hectare of land to produce a maximum of 2 tons of wheat. So thus a function that describes this relation is called a production function. Okay. अब given है Q इक्वल टू K इंटू L, जहाँ पे Q का मतलब क्या है? द क्वांटिटी ऑफ व्हीट प्रोड्यूस्ड, कि आपने टोटल कितना आउटपुट जनरेट करा, दैट इज Q। ठीक है, K का मतलब दिया है इन्होंने, एरिया ऑफ लैंड इन हेक्टेयर्स। एंड L का नंबर है कि आवर्स कितने लगे हैं एक दिन में, लेबर कितने घंटे काम कर रहा है, दैट इज L। ठीक है, सो इनपुट्स और आउटपुट्स के बीच का रिलेशन इज प्रोडक्शन फंक्शन।
ठीक है। इफ ईदर के और एल इंक्रीज क्यू विल ऑल्सो इंक्रीज। अगर आप लेबर बढ़ाओगे या अगर आप लैंड बढ़ा दोगे तो उससे क्या होगा, हमारा टोटल जो प्रोडक्शन है, आउटपुट है, वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। So since by definition we are taking the maximum output for any level of inputs, a production function deals only with the efficient use of inputs. ठीक है। इसके बाद a production function is defined for a given technology. It is the technological knowledge that determines the maximum level of output that can be produced using different combinations of inputs. So अगर technology improve होती है तो क्या होगा, the maximum level of output obtainable for different inputs combinations increases. ठीक है। तो आपको एक नया प्रोडक्शन फंक्शन मिलेगा, अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगा तो भी हमारा प्रोडक्शन या जो आउटपुट है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो बस इतना ही है, इसमें तो कुछ और नहीं। तो हम जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, Q इक्वल टू फंक्शनल रिलेशन विद लेबर एंड कैपिटल। ठीक है, लेबर एंड कैपिटल। ओके, चलो। इसके बाद आगे देखते हैं हमें प्रोडक्शन फंक्शन की टेबल गिवन है। इसमें किस तरह से हम लोग दो फैक्टर लिए, एक तो कैपिटल, ठीक है, दूसरा लेबर। ये दोनों क्या है, हमारे इनपुट्स हैं। सो बेसिकली लेबर है 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, और इसी तरह से कैपिटल है 1 2 3 4 5 6। ठीक है। सो हम कैपिटल और लेबर को यूज करके टोटल प्रोडक्शन कर रहे हैं, कितना वो आपको इसमें गिवन है, ये जो दिया है। ठीक है। तो कैसे पता चल रहा है कि अगर इसमें बेसिकली ये बता रहे हैं टेबल में कि अगर आप कोई भी बेसिकली प्रोडक्शन करने के लिए हमें दोनों ही इनपुट्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, दोनों ही इनपुट्स पॉजिटिव होने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आपने एक इनपुट को जीरो कर दिया तो आपका जो टोटल प्रोडक्शन है वो भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, कि जैसे कि अगर मान लो जब लेबर जीरो था, कैपिटल भी जीरो था, तो टोटल प्रोडक्शन जीरो का ही होगा। ठीक है। अगर हमने एक यूनिट ऑफ लेबर लिया है और एक यूनिट ऑफ कैपिटल लिया है तो टोटल प्रोडक्शन एक का हुआ। ठीक है। अब मान लो हमने लेबर 4 यूनिट्स लिया है और हमने कैपिटल 2 यूनिट्स लिया है, तो टोटल प्रोडक्शन कितने का हो रहा है, 24 का, 24 यूनिट का। ठीक है। एक और एग्जाम्पल लो। अब मान लो कि हमने हमने लेबर तो 1 यूनिट लिया है लेकिन कैपिटल हमने 0 यूनिट लिया, तो उस केस में टोटल प्रोडक्शन कितने का हुआ, जीरो का हुआ। कहने का मतलब अगर एक भी इनपुट जीरो है तो हमारा टोटल प्रोडक्शन भी जीरो हो रहा है। ठीक है। तो वो यहीं पे आपको देखो लिखा हुआ है, both the inputs are necessary for the production. If any of the inputs become zero, there will be no production. So with inputs positive, output will be positive. As we increase the amount of any input, output also increases. ठीक है, इनपुट बढ़ाने से आउटपुट बढ़ के आएगा। ओके, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक टॉपिक आता है आइसो क्वांट का। आइसो क्वांट, तो बेसिकली हम लोगों ने इनडिफरेंस कर्व पढ़ा। ठीक है, चैप्टर 2 में हमने इनडिफरेंस कर्व पढ़ा। इनडिफरेंस कर्व क्या था कि अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं दो गुड्स के जो कंज्यूमर कंज्यूम करता है, और उन सभी कॉम्बिनेशन में कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलती है। ठीक है, एक गुड को सेक्रीफाइस करेगा, दूसरे गुड को गेन करेगा, तो जितने भी कॉम्बिनेशंस बनेंगे उनमें सब में सेम सेटिस्फैक्शन है। वो हमने कंजम्पशन के पॉइंट से पढ़ा। आइसो पॉइंट जो है वो प्रोडक्शन चैप्टर से रिलेटेड है, कि आप जो अलग अलग कॉम्बिनेशन से बना रहे हो, ये जो आपने अलग अलग कॉम्बिनेशंस बताया, जैसे कि 5 लेबर मैं यूज कर रही हूँ और 2 कैपिटल मैं यूज कर रही हूँ, तो 5 2 एक कॉम्बिनेशन ये बन गया। ठीक है, एक कॉम्बिनेशन है 6 1, मतलब 6 यूनिट्स ऑफ लेबर, 1 यूनिट ऑफ कैपिटल। तो अलग अलग आपने क्या बना दिया यहाँ पे, कॉम्बिनेशंस बना दिए। अब कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं जो आपको सेम मैक्सिमम प्रोडक्शन देगा, मैक्सिमम प्रोडक्शन देगा। कैसे, देखो, तो इसको हटा दिया जाए थोड़ा सा। तो देखो, जैसे अगर हम इस टेबल में देखें तो ये जो हमारा पूरी टेबल है इतनी, उसमें आप ये देखो कि सेम प्रोडक्शन कहाँ पे हुई है। सेम प्रोडक्शन मतलब जैसे देखो यहाँ पे 10 यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ है, यहाँ पे भी 10 यूनिट्स का प्रोडक्शन है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे भी 10 यूनिट्स का प्रोडक्शन है। अगर हम इसका कॉम्बिनेशन चेक करें, सबसे पहले ये वाला जो 10 है, इसको प्रोड्यूस करने में आपने 1 यूनिट ऑफ लेबर लगाया होगा, 1 यूनिट ऑफ लेबर, और 4 यूनिट्स ऑफ कैपिटल, है ना। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1 लेबर 4 कैपिटल। ठीक है। इस वाले 10 की अगर हम बात करें तो 2 यूनिट्स ऑफ लेबर, 2 यूनिट्स ऑफ कैपिटल, सो 2L और 2K। ठीक है। इस वाले 10 की अगर हम बात करें तो 4 लेबर 1 कैपिटल, 4 लेबर 1 कैपिटल। तो हमने अलग अलग कॉम्बिनेशन बना दी। इन सभी कॉम्बिनेशन में या तो कैपिटल बढ़ रहा है या लेबर बढ़ रहा है।
है ना, एक बढ़ेगा दूसरा कम होगा, बट इन तीनों ही कॉम्बिनेशंस में हमें सेम आउटपुट मिल रहा है। तो अगर मैं इन तीनों ही कॉम्बिनेशंस को प्लॉट कर दूंगी तो मुझे आइसो क्वांट मिल जाएगा, आइसो क्वांट। ठीक है, तो it is just an alternative way of representing the production function. Consider a production function with two inputs, labor and capital. An isoquant is the set of all possible combinations of two inputs that yield the same maximum possible level of output. समझे? तो डेफिनेशन बताइए, आइसोक्वांट क्या है? एक सेट है ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जिसमें हम दो इनपुट्स को यूज करके सेम आउटपुट जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, तो देखो, ये इन्होंने बताया 4L 1K, 2K 2L और 1L 4K। यही हमने तीन कॉम्बिनेशन देखे जिसमें तीनों में ही 10 का आउटपुट जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो इसको अगर आप प्लॉट कर दोगे तो सेम इंडिफरेंस कर्व की तरह कॉन्वेक्स शेप डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा, क्योंकि एक वेरिएबल बढ़ेगा दूसरा कम होगा, है ना, एक इनपुट बढ़ेगा दूसरा कम होगा, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा इसलिए। और कॉन्वेक्स शेप है, कॉन्वेक्स शेप। ठीक है, लेबर हमने एक्स एक्सिस पे लिया, कैपिटल वाई एक्सिस पे लिया, और फिर आपने इसको प्लॉट कर दिया, तो आपका ये इस तरह से कॉन्वेक्स शेप का आइसो पॉइंट बनेगा। सेम कॉन्सेप्ट है इंडिफरेंस कर्व की तरह, बस इंडिफरेंस कर्व में हम कंजम्पशन की बात करते हैं, आइसो पॉइंट में हम प्रोडक्शन की बात करते हैं। ओके, ठीक है, चलो डन। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। शॉर्ट रन क्या है, लॉन्ग रन क्या है, तो इसके लिए सीधा सीधा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो हम लोग का ढाबा है। ठीक है, देखो मुझे खाने के ही एग्जाम्पल सोचते हैं, पता नहीं क्यों, बट चलो ठीक है। सपोज हमारा ढाबा है, ठीक है, और अभी हम लोगों ने जस्ट स्टार्ट किया है ढाबा, तो हमारे पास एक ही किचन है। ठीक है, एक ही किचन है, जहाँ पे जो किचन है उसमें कुछ कुछ हमारे पास मशीन्स वगैरह हैं, तवा वगैरह जो भी होता है वो सब है। ठीक है, फ्रिज है और कढ़ाई है, या फिर आप बात कर लो जो भी बर्तन लगते हैं, मतलब फिक्स्ड एसेट हम जिन्हें बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक किचन है हमारी, हमने नया ढाबा शुरू करा है, और हम बनाते क्या है, आलू के पराठे। ठीक है, ओके जी, राइट, अच्छा, ठीक है। सो हम लोग का ढाबा है और हम लोग आलू के पराठे में डील कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने एक महीना काम किया, अच्छे खासा हमारा बिजनेस सेट हो गया एक महीने के अंदर, क्योंकि इतने बढ़िया पराठे हम लोग बना रहे थे। ठीक है, और एक महीने के अंदर ही हमारे पास एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर आया आलू के पराठे का। ठीक है, अब इतना बड़ा ऑर्डर आया, काफी सारे कस्टमर्स भी बढ़ रहे हैं, तो उन कस्टमर्स को डील करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक महीने के अंदर हम लोग अपना लेबर बढ़ा सकते हैं, है ना, लेबर तो बढ़ाया जा सकता है। उन एक्स्ट्रा कस्टमर्स को डील करने के लिए या उतने बड़े ऑर्डर को डील करने के लिए हम अपना लेबर बढ़ा सकते हैं, ताकि अच्छा खासा प्रोडक्शन हम लोग कर सकें। लेकिन अगर हम बात करें हमारे फिक्स्ड एसेट की, जैसे कि जो हमारी किचन है, उसमें जो हमारा फ्रिज है या जो बड़े बड़े बर्तन हैं, ठीक है, वो हमारे फिक्स्ड एसेट है, उनको हम नहीं बदल सकते, है ना। एक ही महीने के अंदर आप इतनी जल्दी से अपने जो फिक्स्ड एसेट्स है उनमें आप चेंज नहीं लेके आ सकते, कुछ इनपुट्स आपके फिक्स्ड ही रहेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि शॉर्ट रन एक वो टाइम पीरियड होता है जिसमें, मतलब शॉर्ट रन का ऐसा कोई ड्यूरेशन नहीं है कि एक महीना 2 महीना, ऐसा नहीं होता। शॉर्ट रन एक वो टाइम पीरियड है जिसमें हमारे कुछ जो फैक्टर्स हैं, कुछ जो इनपुट्स हैं, वो वेरिएबल होंगे जिनको आप बदल सकते हो, जैसे कि हम लेबर बदल सकते हैं, और कुछ फैक्टर्स हमारे फिक्स्ड होंगे जिनको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं कि यही ऑर्डर मुझे एक लंबे टाइम का मिलता, कि आपको ये ऑर्डर मिला है और ये ऑर्डर आपको 4 महीने में पूरा करना है। ठीक है, तो हम इजीली लेबर भी बढ़ा सकते थे, हम इजीली हमारी मशीन्स, फ्रिज, किचन को भी एक्सपैंड कर सकते थे, है ना, क्योंकि लंबा टाइम हमें मिला है। सो लॉन्ग रन क्या होता है, लॉन्ग रन एक वो टाइम पीरियड है जिसमें कि सारे ही फैक्टर्स, सारे ही इनपुट्स हमारे वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल का मतलब चेंज किए जा सकते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं इसको। देखो लिखा है, in the short run, at least one of the factor, labor or capital, cannot be varied, therefore remains fixed. तो short run में एक वेरिएबल ऐसा, एक फैक्टर ऐसा होगा जो कि फिक्स्ड रहेगा। In order to vary the output level, the firm can vary only the other factor. The factor that remains fixed is called fixed factor, whereas the other factor which the firm can vary का मतलब change, is called variable factor. ठीक है, तो शॉर्ट रन में आप कुछ फैक्टर्स को चेंज कर सकते हो जिन्हें हम वेरिएबल फैक्टर बोलेंगे, कुछ फैक्टर्स आपके फिक्स्ड ही रहते हैं जिनको आप बदल नहीं सकते, वो हमारे फिक्स्ड फैक्टर होते हैं। ठीक है, कंसीडर द एग्जांपल, सपोज इन द शॉर्ट रन
नहीं, इसको छोड़ो, इसमें कुछ खास नहीं दिया। आगे देखते हैं। इन दी लॉन्ग रन ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन बी वेरीड, लेकिन अगर हम लॉन्ग रन की बात करें, हम अपने सारे ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग रन में हमारे सारे फैक्टर्स कैसे होते हैं? वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल होते हैं, वो कोई भी फिक्स्ड फैक्टर नहीं होता, फिक्स्ड फैक्टर नहीं होता। ठीक है। ओके। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि आपने टोटल कितना प्रोडक्शन करा, इनपुट्स थे, ठीक है, उससे आपने टोटल कितना प्रोडक्शन करा। एवरेज क्या है कि पर यूनिट कितना प्रोडक्शन हुआ, एक यूनिट ऑफ इनपुट को यूज करके आपने कितना प्रोडक्शन करा। और मार्जिनल का मतलब अगर मैं एक्स्ट्रा इनपुट लगाऊंगी तो एक्स्ट्रा कितना प्रोडक्शन होगा, दैट इज मार्जिनल, एडिशनल। ठीक है, डिटेल में समझते हैं। देखो, टोटल प्रोडक्ट में गिवन है, सपोज वी वेरी अ सिंगल इनपुट एंड कीप ऑल द अदर इनपुट्स कांस्टेंट। तो बेसिकली हम लोग शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोग एक इनपुट को तो चेंज करेंगे, बाकी सारे इनपुट हमारे फिक्स्ड रहेंगे। ठीक है। देन फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ दैट इनपुट वी गेट डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट। दो फैक्टर्स हैं, लैंड, लेबर और कैपिटल। लेबर हमारा वेरिएबल है, कैपिटल फिक्स्ड है। ठीक है, सो अगर हम लेबर में बदलाव लाएंगे तो हमारा आउटपुट भी बदल के आएगा, इतना कह रहे हैं ये लोग। ठीक है, तो टोटल आउटपुट या टोटल प्रोडक्ट क्या है? टोटल प्रोडक्ट का मतलब है वी गेट आउटपुट वैल्यूज फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लेबर। डेफिनेशन ही नहीं दी क्या इन्होंने? दिस रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल इनपुट एंड आउटपुट कीपिंग ऑल इनपुट्स कांस्टेंट इज रेफर्ड एज टोटल प्रोडक्ट। अच्छा, कुछ डेफिनेशन ही नहीं दी खास। टोटल प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि आप लेबर यूज कर रहे हो, ठीक है, लेबर आपने बढ़ाया तो आपका टोटल प्रोडक्शन भी बढ़ के आएगा, सिंपल चीज। टोटल प्रोडक्ट का ये एक और नाम है टोटल रिटर्न या टोटल फिजिकल प्रोडक्ट। ठीक है। एवरेज प्रोडक्ट क्या है? एवरेज प्रोडक्ट में लिखा है इट इज डिफाइंड एज द आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट। ठीक है, वेरिएबल इनपुट की बात हो रही है, तो कैसे निकलेगा? टोटल प्रोडक्ट अपॉन लेबर। कि सपोज आपने टोटल प्रोडक्शन कराया 100 यूनिट्स का, ठीक है, 100 यूनिट्स का, और आपने लेबर लगाया है सपोज 20 यूनिट्स। ठीक है, 20 यूनिट्स। सो आपका एवरेज प्रोडक्ट कितना आएगा? 100 अपॉन 20, तो हमारे पास 5 का एवरेज प्रोडक्ट आ जाएगा। ओके। मार्जिनल प्रोडक्ट में क्या है? देखो, मार्जिनल प्रोडक्ट में लिखा है it is in marginal product of an input is defined as the change in output per unit of change in input when all other inputs are held constant। फॉर्मूला बनता है डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा एल। एल क्या है हमारा? वेरिएबल इनपुट। तो कितना चेंज आ रहा है एक्स्ट्रा लेबर लगाने से हमारे टोटल प्रोडक्शन में, उसको हम बोलेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है। देखो, जैसे इस टेबल में देख लेते हैं, ये है लेबर। लेबर हम इंक्रीज कर रहे हैं, 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, टोटल प्रोडक्शन भी हमारा बढ़ेगा क्योंकि आप लेबर बढ़ा रहे हो, अगर लोग बढ़ा रहे हो तो टोटल प्रोडक्शन बढ़ के ही आएगा। है ना, कि जब लेबर 0 था तो प्रोडक्शन 0। आपने एक लेबर लगाया तो 10 का प्रोडक्शन हुआ, हमने दो लेबर लगा दिए तो 24 का प्रोडक्शन हो गया, तीन लेबर लगे तो 40 का प्रोडक्शन होगा, टोटल प्रोडक्शन। ठीक है। एवरेज कैसे आएगा और मार्जिनल कैसे आएगा? मार्जिनल मतलब क्या है कि जब मैंने एक लेबर लगाया तो प्रोडक्शन कितने का हो गया? 10 का, तो मार्जिनल भी उतना ही आएगा। अगर मैं एक की जगह दो लेबर लगा रही हूँ, एक लेबर ने 10 यूनिट्स का प्रोडक्शन करा, दो लेबर ने 24 यूनिट्स का प्रोडक्शन करा, तो एक्स्ट्रा कितना प्रोडक्शन हुआ भाई? एक्स्ट्रा हुआ 14 का। कैसे आया? 24 - 10। 24 - 10, नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस कर दोगे तो आपके पास मार्जिनल प्रोडक्ट निकल के आएगा। ठीक है। ओके। अच्छा, या फिर इसको ऐसे भी निकाल सकते हो कि आप डेल्टा वाला ले लो, इसमें फॉर्मूला एमपी कैसे आएगा? डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा एल। है ना, तो अगर आपको सेकंड लेवल पे एमपी निकालना है तो कितने का चेंज आया? 24 - 10 यानी कि 14 का। और लेबर में चेंज कितना आया? 2 - 1 यानी कि 1 का, तो भी 14 ही आ रहा है, तो भी 14 ही आ रहा है। तो आपको चेंज देखना है ना। इस तरह से अगर मैं तीन लेबर लगा रही हूँ तो 40 का प्रोडक्शन हुआ, तो एक्स्ट्रा कितना हुआ? 40 - 24, दैट इज 16 का मार्जिनल। ओके। एवरेज क्या है? पर यूनिट कितना प्रोडक्शन हो रहा है। पर यूनिट का मतलब, देखो, इसको हटा देती हूँ। पर यूनिट का मतलब क्या है? 10 कैसे आया है? अगर टोटल प्रोडक्शन 10 का हुआ है
एक लेबर ने 10 का प्रोडक्शन करा तो एवरेज भी 10 ही आएगा। अच्छा, अगर टोटल प्रोडक्शन 24 का हुआ है जो कि दो लेबर ने मिलके करा, तो पर यूनिट ऑफ लेबर कितना प्रोडक्शन हुआ? दो लोगों ने मिलके 24 का प्रोडक्शन करा तो एक ने कितने का करा होगा? 12 का। कैसे आया? 24/2 इस 12, है ना, मतलब TP/L इज एवरेज। ठीक है। इसी तरह से चेक कर लो, 40 यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ जो कि तीन लेबर ने मिलके करा, तो एक ने कितना करा होगा? 40/3, 40/3। ठीक है, सो दैट इज 13.33। ओके, राइट। सो ये क्या है? TP, MP और KP। ओके। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। और लिखा है एवरेज और मार्जिनल प्रोडक्ट को ही हम लोग एवरेज या मार्जिनल रिटर्न्स भी बोल सकते हैं, तो ये भी ध्यान रखो। ठीक है। इसके बाद एक लॉ आता है, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट एंड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। ये क्या है, इसको देख लेते हैं। देखो, इसमें ये कहते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट में ये बोलते हैं कि जैसे जैसे हम लेबर बढ़ाएंगे, इनपुट बढ़ाएंगे, तो हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो कम होता जाएगा। ठीक है, जैसे इसी में देख लो, आप लेबर बढ़ाते जा रहे हो, 0 से लेके 6 तक लेबर पहुंच गया, बट जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन है ना वो कम होता जा रहा है, 10 से लेके 1 पे पहुंच गया एक्स्ट्रा प्रोडक्शन मार्जिनल। तो इसका एक लॉ बन गया है, वो हमें यहाँ पे सीखना है। तो देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। If we plot the data in table 3.2 on a graph paper, placing labor on the x-axis and output on the y-axis, we get the curve shown in the diagram below. तो बेसिकली यही टेबल को फॉलो करा है। इस टेबल में अगर हम ऊपर ऊपर से देखा तो क्या पता चल रहा है कि जैसे जैसे आप लेबर बढ़ा रहे हो, जैसे जैसे लेबर बढ़ा रहे हो, 0 से 6 तक लेबर पहुंचा, तो हमारा TP जो है वो तो बढ़ रहा है, बट मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा नीचे जाता जा रहा है, कम होता जा रहा है ना। तो इसको जब आप प्लॉट करोगे ना तो इस तरह से बनेगा। देखो, लेबर लिया है एक्स एक्सिस पे, आउटपुट लिया है वाई एक्सिस पे। जो TP है वो पहले 0 था, जब तो 0, लेबर 0 था तो टोटल प्रोडक्शन 0 ही होगा। पहले तो बढ़ रहा है ले टोटल प्रोडक्शन। ठीक है। और मार्जिनल प्रोडक्शन कैसे है? मार्जिनल प्रोडक्शन हमारा कम हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है। अब ये हो क्यों रहा है ऐसा, वो देखना है। तो लिखा है, let us examine what is happening to TP. Notice that TP increases as labor input increases. सिंपल बात है यार, देखो, अगर एक लेबर, हम आलू के पराठे का एग्जांपल लेंगे, अगर एक पर्सन 10 पराठे बना रहा था, ठीक है, तो अगर आप दो लोगों को लगा दोगे तो ऑफ कोर्स प्रोडक्शन बढ़ेगा, ज्यादा पराठे बनेंगे, तो 24 पराठे बन रहे हैं। ठीक है, मतलब एक एक्स्ट्रा लेबर ने 14 का प्रोडक्शन कर दिया। ठीक है, तीसरा लेबर और लगाया तो और ज्यादा पराठे बनेंगे, तो 40 पराठे बन गए। एक्स्ट्रा कितना हुआ? 16 का प्रोडक्शन। ठीक है, मैंने सोचा मुझे और प्रोडक्शन बढ़ानी है, तो मैंने एक और लेबर लगाया। टोटल 4 लेबर लग चुके हैं जो टोटल प्रोडक्शन कर रहे हैं 50 पराठों का। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा देखो तो सिर्फ 10 का ही एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हुआ। एक्स्ट्रा प्रोडक्शन गिर गया भाई, पहले 16 था अब 10 हो गया। ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि लोग बढ़ते जा रहे हैं। आपकी जो जगह जगह है, जो किचन है, जो किचन साइज है ना, वो तो फिक्स्ड है भाई। हम एक फैक्टर को तो फिक्स रख रहे हैं, बाकी फैक्टर्स में चेंज लेके आ रहे हैं जो कि हमारा लेबर। अगर किचन फिक्स्ड है, हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं, तो भाई ओवर क्राउडेड हो जाएगा ना, एक पर्सन अपना 100% दे ही नहीं पाएगा, तो प्रोडक्शन कम ही होगा एडिशनल, इसलिए कम हो रहा है। ठीक है, एग्जैक्ट क्या लिखा है उसको देख लेते हैं। मैंने आपको बेसिक बता ही दिया। तो लिखा है TP इंक्रीजेस एज लेबर इनपुट इंक्रीजेस, बट द रेट एट विच इट इंक्रीजेस इज नॉट कॉन्स्टेंट। An increase in labor from 1 to 2 increases TP by 10 units. An increase in labor from 2 to 3 increases TP by 12. The rate at which TP increases is shown by the MP. तो जितने तेजी से TP बढ़ रहा है वो कौन दिखाएगा? MP बढ़ाए दिखाएगा, है ना। सो लिखा है, this tendency of the MP to increase first and then fall is called the law of variable proportion या फिर the law of diminishing marginal product। तो यही लॉ है कि जैसे जैसे आप लेबर बढ़ाओगे, एक इनपुट इंक्रीज करते जाओगे, बाकी इनपुट्स को फिक्स रखोगे, तो जो हमारा MP है वो पहले इंक्रीज होगा, मार्जिनल बढ़ेगा क्योंकि लेबर बढ़ रहा है, बट बाद में जाते जाते जैसे जैसे लेबर बढ़ता जाएगा, हमारा एक्स्ट्रा जो प्रोडक्शन है MP है वो फॉल करता जाएगा, क्योंकि आपने एक फैक्टर को फिक्स रखा है। किचन साइज फिक्स्ड है, लोग लगाते जा रहे हो, तो कहाँ से काम हो जाएगा? एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कम होगा ना, वो पॉइंट है।
सो लिखा है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन सेज दैट मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ अ फैक्टर इनपुट इनिशियली राइजेस विद द एम्प्लॉयमेंट लेवल, बट आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इट स्टार्ट्स फॉलिंग। अब होता क्यों है ऐसा? In order to understand this, we first define the concept of factor proportion. Factor proportion represent a ratio in which two inputs are combined to produce output. लिखा है as we hold one factor fixed and keep increasing the other. एक फैक्टर फिक्स्ड है, ठीक है, किचन फिक्स्ड है, हम लेबर बढ़ा रहे हैं, the factor proportion change. Initially, as we increase the amount of variable input, the factor proportion become more and more suitable for the production and marginal production increases. But after a certain level of employment, the production process becomes too crowded with the variable input. ठीक है, ओवर क्राउडेड हो जाएगा। तो बेसिकली जो एमपी फॉल कर रहा है वो क्यों कर रहा है? क्योंकि हमने एक फैक्टर को फिक्स रखा है, हम सिर्फ लेबर बढ़ाते जा रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि हमारा एक्स्ट्रा प्रोडक्शन जो है वो बढ़कर आए, तो इसके लिए अब आपको लेबर नहीं, आपको कैपिटल, आपको किचन साइज बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको वही इधर एग्जांपल दिया है एक फार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, समझे? तो इसलिए एमपी जो है फॉल करता जाता है, राइट। अच्छा, इसके बाद देखो शेप गिवन है टीपी की, एमपी की और एपी की। उसके बाद रिटर्न्स टू स्केल एक टॉपिक है और बस इतना ही है। चलो इसको खत्म करते हैं। शेप्स ऑफ टीपी, एमपी एंड एपी। तो लिखा है एन इंक्रीज इन द आउट अमाउंट ऑफ वन ऑफ द इनपुट्स कीपिंग ऑल द इनपुट्स कांस्टेंट रिजल्ट इन इंक्रीज इन द आउटपुट। सो हाउ द टोटल प्रोडक्ट चेंजेस एज द अमाउंट ऑफ लेबर इंक्रीजेस, वो हमें यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है सब, तो देख लो, बस सिंपल है। एक्स एक्सिस पे आपने लेबर लिया है, वाई एक्सिस पे टोटल प्रोडक्शन आउटपुट लिया है। तो जब आपका जीरो लेबर होगा तो प्रोडक्शन जीरो का होगा। जैसे जैसे आप लेबर बढ़ाओगे आउटपुट भी बढ़ेगा 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 और फिर थोड़ा सा कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, सो टीपी का कर्व ऊपर जाता हुआ हमें दिख रहा है। सो लिखा है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन the marginal product of an input initially rises and then after a certain level of employment it starts falling. So ये तो उन्होंने एमपी के बारे में बताया। ये रहा टीपी का जो कर्व है वो कैसा होगा? पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व होगा। ठीक है, पॉजिटिवली स्लोप्ड टीपी का कर्व। ठीक है, ओके। एमपी का कर्व कैसा आएगा? फॉलिंग। एमपी का कर्व बनेगा नीचे जाता हुआ। ये रहा, पहले तो बढ़ेगा, इनपुट बढ़ाओगे, लेबर बढ़ाओगे तो पहले तो मार्जिनल इंक्रीज होगा, बट बाद में जाते जाते मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा फॉल हो जाएगा क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सेसिव लेबर हमने लगा दिया है। ठीक है, एपी की अगर हम बात करें तो एपी भी आपका देखो कम होता जा रहा है, एपी भी कम होता जा रहा है क्योंकि हमारा प्रोडक्शन कम हो रहा है। ठीक है, तो देखो as we increase the amount of input the MP rises, AP being the average of marginal product also rises but rises less than MP। तो सिंपल इसमें आपको ये देखना है कि दोनों का नेचर सेम ही है, एपी और एमपी का। पहले इंक्रीज हो रहे हैं इनपुट्स के साथ, फिर बाद में डिक्रीज हो रहे हैं। बस फर्क इतना है कि एमपी जो है वो पहले ज्यादा था। ठीक है, एमपी ज्यादा तेजी से नीचे आ रहा है। ठीक है, after a certain point, the MP starts falling. However, as long as the value of MP remains higher than the value of AP, the AP continues to rise. Once MP has fallen sufficiently, its value becomes less than AP, and the AP also starts falling. AP का कर्व कैसा है? Inverse U-shaped है, inverse U-shaped। ठीक है, तो मुझे पता है तुम लोगों को यहाँ से कुछ समझ नहीं आया, जो पूरा पैसेज हमने पढ़ लिया। कोई नहीं, इसके हम लोग पॉइंट्स लिख लेते हैं। तो देखो रिलेशन बिटवीन एमपी और एपी क्या है? सिंपल है वैसे। देखो, अगर हम पहले देखें तो जो हमारा एमपी है वो ग्रेटर देन एपी है, और एपी हमारा राइज कर रहा है ना? यहाँ पे जो मैंने एरो बनाया है, एमपी राइज कर रहा है, सॉरी, एपी राइज कर रहा है और एमपी ग्रेटर देन एपी है, तभी तो एमपी का कर्व ऊपर है ना एपी से। ठीक है, इसके बाद अगर हम पॉइंट की बात करें जहाँ पे एमपी और एपी इक्वल है, मतलब कि ये वाला पॉइंट पी जहाँ पे इंटरसेक्ट हो गए, तो वहां पे एपी अपने मैक्सिमम पे है। ठीक है, सो जो एमपी है वो एपी कर्व को कट करता है व्हेन एपी इज मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम पॉइंट है एपी का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है व्हेन एमपी इज लेस देन एपी। एमपी लेस देन एपी है तभी तो एमपी का कर्व पीछे है एपी से,
तो एपी क्या कर रहा है, हमारा फॉल कर रहा है। ठीक है, और ध्यान रखना ये जो पॉइंट है जहाँ पे एमपी मैक्सिमम है, सपोज ये वाला पॉइंट, पॉइंट ए बना दो, ठीक है, जहाँ पे एमपी मैक्सिमम है, इस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक, जहाँ पे एमपी क्या है, मैक्सिमम है। बस इतना रिलेशन आपको याद रखना है, दोनों ही कर्व हमारे इनवर्स यू शेप्ड के होते हैं, रीजन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, राइट। तो वही आपको यहाँ पे लिख के उन्होंने दिया। ओके, इसके बाद लास्ट है हमारे पास रिटर्न्स टू स्केल। रिटर्न्स टू स्केल में क्या है, देखो लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन में हमने ये देखा कि एक फैक्टर हमारा वेरिएबल था, बाकी फैक्टर कांस्टेंट थे। ठीक है, लेकिन रिटर्न्स टू स्केल में हम बोल रहे हैं कि सारे फैक्टर्स आपके वेरिएबल होंगे। ठीक है, सो लिखा है लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन अराइजेस बिकॉज फैक्टर प्रोपोर्शन चेंज एज लॉन्ग एज वन फैक्टर इज हेल्ड कांस्टेंट एंड अदर इज इंक्रीज्ड। तो एक तो वेरिएबल, बाकी फिक्स्ड। व्हाट इफ बोथ फैक्टर्स कैन चेंज, तो हम बात करेंगे लॉन्ग रन की। मैंने आपको बताया लॉन्ग रन में हम सारे ही इनपुट्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सारे इनपुट्स को हम चेंज कर सकते हैं, मतलब लॉन्ग रन में हमारे सारे ही फैक्टर वेरिएबल होंगे, जिनको आप चेंज कर सकते हो, वेरिएबल होंगे। तो उस केस में हम रिटर्न्स टू स्केल की बात करें, जिसमें हम दोनों ही फैक्टर्स, लेबर और कैपिटल, दोनों को चेंज कर सकते हैं, तो वहां पे आएगी बात रिटर्न्स टू स्केल की, जो कि लॉन्ग रन में बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, दिया है when a proportional increase in all inputs result in an increase in output by the same proportion, the production function is set to display constant returns to scale। मतलब क्या है, रिटर्न्स टू स्केल समझे कि दो इनपुट्स हैं, दोनों को ही आप चेंज कर सकते हो लॉन्ग रन में। सो अगर आपने दोनों ही फैक्टर्स, दोनों इनपुट्स लेबर और कैपिटल को 10% से चेंज कर दिया, ठीक है, और आपका जो आउटपुट है वो भी 10% से ही चेंज हो गया, तो उसको हम बोलेंगे कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, अच्छा, इसके बाद when a proportional increase in all inputs result in a increase in output by a large proportion, the production function is said to be increasing returns to scale। इसका मतलब क्या है कि हमने लेबर और कैपिटल तो सपोज 10% से चेंज करा, 10% से बढ़ाया, लेकिन हमारा आउटपुट है वो 20% से बढ़ गया, आउटपुट ज्यादा से बढ़ गया, तो उसको हम बोलेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, तीसरा केस क्या है, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, यानी कि व्हेन प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन ऑल इनपुट्स रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन आउटपुट बाय अ स्मॉलर प्रोपोर्शन। क्या मतलब है कि हमने लेबर और कैपिटल तो 20% से बढ़ाया, लेकिन आउटपुट सिर्फ हमारा 10% से ही बढ़ा, तो उस केस में हम बोलेंगे डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, ओके, सो एग्जाम्पल दिया है, सपोज ऑल इनपुट्स गेट डबल्ड, सारे इनपुट्स आपने डबल कर दिए, सो एज अ रिजल्ट इफ द आउटपुट गेट्स डबल्ड, आपने सारे इनपुट्स डबल करे, आउटपुट भी डबल हो गया, तो प्रोडक्शन फंक्शन कैसा होगा, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, अगर आउटपुट लेस देन डबल्ड हुआ, इनपुट डबल करे बट आउटपुट आपका डबल से कम हुआ, तो वहां पे उससे हम बोलेंगे डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, और अगर मोर देन डबल हो गया आउटपुट, तो आप बोलोगे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, सिंपल चीजें हैं, ज्यादा टिपिकल नहीं है कुछ। ओके जी। बस इतनी चीजें आपको यहाँ पे करनी, ठीक है, डन। इसके बाद आपका चैप्टर कौन सा है, कॉस्ट है। तो इतना ही है प्रोडक्शन में, काफी सिंपल चैप्टर है, उन लोगों को समझ में आया होगा। मैं देखो सिंपल सिंपल कह रही हूँ, बट समझने में टाइम लगता है, तो ध्यान से समझ लेना। एक कोई डाउट आया हो तो कमेंट्स कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, और कॉस्ट को पढ़ेंगे, उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, उनको कवर करेंगे। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।